कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर के.पी. अग्रवाल साहब आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सर आप डायबिटोलॉजिस्ट हैं, फिजिशियंस हैं और राजनगर एक्सटेंशन के बहुत निवासियों में आपके प्रति बहुत अथाह प्रेम और विश्वास है स्वास्थ्य के प्रति। आज मेरा बस सवाल ये है कि डायबिटीज़ को कैसे रोका जाए और अगर डायबिटीज़ किसी को हो जाता है तो वो किन किन चीज़ों से अपने को इस बीमारी को रोक सकता है और अपने अच्छे जीवन को जी सकता है। सर ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लिए एक अवेयरनेस जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर डायबिटीज़ के मरीजों के अंदर साइलेंट डायबिटीज़ होती है। हाँ, उनको 2 साल बाद मालूम पड़ता है। 2 साल बाद मालूम पड़ता है, और जब मालूम पड़ता है तब तक हमारी जो इंसुलिन है वो 50% डैमेज हो चुकी होती है। तो इसलिए सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि डायबिटीज़ है क्या और डायबिटीज़ को किस तरह से हम इसको डिटेक्ट करें। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है, और इसके अंदर अगर टाइप 1 है तो एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होती है, और टाइप 2 है तो उसमें रिलेटिव डेफिशिएंसी और कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन होती है। तो नॉर्मली जो केसेस होते हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट जानना ये ज़रूरी है कि हमारे शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो हार्मोन है वो इंसुलिन है। इंसुलिन अगर कम है या तो सर थोड़ा इंसुलिन को समझा दीजिए आम भाषा में, बहुत लोग डरते हैं कि इंसुलिन है क्या सर। थोड़ा पहले तो ये है कि हम लोग इंसुलिन को समझते हैं कि इंजेक्शन इंसुलिन, ये बात अलग है कि इंसुलिन इंजेक्शन में भी होती है, बट जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है वो इंसुलिन है। अब जब वो कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है तब हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। अदरवाइज इंसुलिन बॉडी के अंदर जो है वही ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। तो इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से शुगर, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और शुगर लेवल हाई हो जाता है। इंसुलिन का काम शुगर को कंट्रोल करना है, ना कि कम करना है। शुगर कम करना ही एक तरह से कंट्रोल माना जाता है। इसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सिंपल मेथड है, ब्लड शुगर को हम चेक कर लें, चाहे वो रैंडम करें, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फास्टिंग और पीपी। फास्टिंग मीनिंग सुबह उठते ही खाली पेट, और पीपी मीन्स नाश्ता करने के 2 घंटे बाद। इन दोनों वैल्यूज़ के आधार पे हम ये मान सकते हैं कि शुगर लेवल हाई है या लो है, डायबिटीज़ है या नहीं है। मगर इसको कंफर्म करने के लिए एक और टेस्ट होता है HbA1c। ओके सर। जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ये ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन 3 महीने का एवरेज शुगर बताता है। उस ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन की रीडिंग के आधार पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट नॉन डायबिटिक है या इसके बीच में प्री डायबिटिक है। सर जो ये आपने चेकअप बताया, क्या ये लोग रेगुलर कराते हैं या केवल फास्टिंग और 2 चीज़ कराते हैं? नॉर्मली तो इससे हम डिटेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली तो हम लोग डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए फास्टिंग पीपी करते हैं, बट ये टेस्ट एक बार कराना ज़रूरी है फॉर स्क्रीनिंग। ओके। कि आप डायबिटिक हैं, प्री डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं। ओके। अगर हम नॉन डायबिटिक हैं तो इसको बार बार कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो कम से कम हर तीसरे महीने आवश्यक होता है। ये आवश्यक होता है, और इसके आधार पे ही हम डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट निर्धारित करते हैं कि किसको कितनी दवा चाहिए, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स चाहिए या उनको इंसुलिन की आवश्यकता है। सर जो डायबिटीज़ है आपका अनुभव काफ़ी रहा होगा, तो उस अनुभव के जो कुछ बारीकी चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों तक पहुँचे। बहुत तरह के मरीज होते हैं सर, मैं देखता हूँ आजकल बच्चों के अंदर डायबिटीज़ हो जाता है और लोगों को 500-550 डायबिटीज़ हो जाते हैं। तो चेकअप के साथ अगर चेकअप उनको हो जाता है, आइडेंटिफाई हो जाता है, तो वो डॉक्टर से परामर्श करें, आपसे मिलें या कहीं भी मिले सर, लेकिन वो उसके उपरांत अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, थोड़ा इसके लिए मुझे बताइए सर,
अंतिम सवाल सर। देखिए, मेरा ही मानना है कि जैसे डायबिटीज़ जिसको होती है तो उसको एकदम से एक बहुत बड़ा झटका लगता है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया, हाँ झटका लगता है बहुत। चाहे वो जेनेटिकली उनके अंदर ट्रांसमिट हुई है या उनकी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से हुई है। सबसे पहले तो ये बात है कि डायबिटीज़ एक मैनेजेबल डिजीज़ है। मैनेजेबल डिजीज है, हाँ, डरना नहीं चाहिए। डरना चाहिए। क्यूरेबल तो नहीं कह सकते, बट नियरली क्यूरेबल डिजीज है। एंड अगर अच्छे प्रयास रहें, दवाइयों का और सेवन समय पर हो, गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज हो, तो ये रिवर्स भी हो सकती है। तो डायबिटीज देखा जाए तो इज ए पासपोर्ट टू मेंटेन ए गुड लाइफस्टाइल। ओके, जैसे पासपोर्ट सबको नहीं मिलता, जी जी जी। जिनको मिलता है फिर वो अलाउ होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये डायबिटीज़ एक पासपोर्ट है, वीज़ा है टू हैव ए गुड लाइफ स्टाइल, उसको हमें कंट्रोल करके हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा पासपोर्ट पाना चाहिए। हाँ। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस, फिर डायबिटीज़ में आपकी शुगर की वैल्यू, और साथ में कुछ और एसोसिएटेड कंडीशन है जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, वो सब भी आपको रेगुलरली चेकअप कराने हैं। क्योंकि ये हम केवल फोकस हमारा इंसुलिन पे नहीं होना चाहिए, बाद में और जो अधिक जो एडेड कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं लाइक हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इनको अभी कंट्रोल साथ साथ जरूरी है। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लिकेट करते हैं। राइट। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डायबिटीज़ असर कहाँ पे डालती है। डायबिटीज़ हमारे आँखों पे, डायबिटीज़ हमारी किडनी पे, डायबिटीज़ हमारे हार्ट पे, डायबिटीज़ हमारे ब्लड वेसल्स पर डे वन से काम करना शुरू कर देती है, डैमेज करती है। तो इनके रेगुलर चेकअप, हमें आई चेकअप रेगुलर कराना चाहिए, और ईसीजी, कोलेस्ट्रॉल, ये सब हमारे को टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। इसके अलावा जो बेसिक जो सभी डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए माना जाता है कि वो होता है, आधारित होता है कि शुगर कंट्रोल के लिए सबसे पहले तो आपको अपना जो डाइट कंट्रोल है, डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि कम खाना, डाइट का मतलब एक हेल्दी एंड बैलेंस डाइट खाना। उसके लिए आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को अवॉइड करना चाहिए। मीन्स आलू, चावल, चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स। तो हमें इसमें देखा जाए तो क्लासीफाई करना चाहिए कि अगर वेजिटेबल्स लेनी है तो जो भी ज़मीन के नीचे उगती हैं, जड़ वाली जितनी भी सब्जियां हैं लाइक आलू, कचालू, गाजर, तो इन सब का, चुकंदर, शलगम, ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट की हैं। तो लोग सोचते हैं चुकंदर खाएंगे तो फायदा हो जाएगा, उससे डायबिटीज वाले पेशेंट में नुकसान होता है कि शुगर उससे बढ़ती है। मूली सर, मूली भी कह सकते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट। ओके। तो सब्जियों में आपको इन सबको मिनिमम यूज़ करना है। और फिर वीट्स एंड लेग्यूम्स में आपकी अनाज है, चावल हैं, दाल हैं, इस तरह की चीज़ों को भी कम से कम सेवन करना। अनाज में सर क्या क्या है, जैसे कि थोड़ा सा? अनाज में वीट, मिलेट्स, ओके, ये सब आते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन डाइट, नॉर्मल प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन हो ना कम हो, एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन होना चाहिए। राइट। वो बॉडी वेट के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। राइट। फैट कम से कम होना चाहिए। नॉर्मली हमारी डाइट में जो नॉर्मल पर्सन है उनकी डाइट में 20 से 25% फैट होना चाहिए, बट डायबिटिक पेशेंट में लेस देन 10% फैट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें फैट फ्री डाइट लेनी चाहिए। घी और तेल का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर हमें तेल, ऑयल, फ्राइड आइटम सर आजकल फास्ट फूड बहुत हो गए हैं सर, उन सब का अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा मैदा और मैदा के प्रोडक्ट ये बहुत मिनिमाइज करने चाहिए, क्योंकि हर जगह मैदा इनमें यूज होता है। छोला भटूरा हुआ, कुलचा हुआ, सब जगह मैदा यूज हो रहा है। इवन जो आजकल नमकीन में भी बहुत सारे उसके आइटम्स बनते हैं सर। प्लस उसमें मैदा के अलावा ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और हमारे को हाई फाइबर डाइट लेनी चाहिए। जैसे सर? जैसे कि सैलेड्स हमारी कहते हैं फूड के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, और सैलेड की क्वांटिटी भी एक अच्छी खासी होनी चाहिए, जिससे फिर एक फिलिंग इफेक्ट है। ओके।
कि मैंने कुछ खा लिया। हाँ, फाइबर डाइट में क्या होता है कि फाइबर से एक फिलिंग इफेक्ट आता है और इससे कॉन्स्टिपेशन भी रिमूव होती है जी और साथ में उसमें कैलोरीज कम होती हैं और फिलिंग ज़्यादा होती है, तो आपका पेट भी बढ़ जाएगा और आपकी कैलोरीज भी कम आपकी आएंगी। ये है इसमें। ये सब लेना चाहिए। सर एक अंतिम सवाल सर मेरे मन में था, लोग अक्सर जो है वेट नहीं नापते, तो जो वेट लॉस भी एक तरह से डायबिटीज का सिम्टम होता है क्या, ऐसा कुछ थोड़ा बताएं सर संक्षिप्त में। बेसिकली जब भी डायबिटीज़ होगी तो नॉर्मली जो ओबेस पीपल हैं उनके वो ज़्यादा प्रोन होते हैं डायबिटीज़ के, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए वो ओबेस होते हैं। तो अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो धीरे धीरे वेट लॉस होना शुरू हो जाता है अपने आप विदाउट एनी एफर्ट्स। अगर आपने एक्सरसाइज से डाइट कंट्रोल से वेट कम किया है वो तो एक पॉजिटिव अलग बात हो गया, अदरवाइज अपने आप से विदाउट एनी एफर्ट जिसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री वेट लॉस, जी जी, अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन शुरू हो रहे हैं, उसकी वजह से वजन कम हो रहा है। तो डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। सर बिल्कुल ये देश के में बहुत बड़ी चुनौती आ गई है कि हर घर में डायबिटीज के पेशेंट हैं सर, तो इससे मुक्त करने के लिए बड़ा प्रयास सरकार और डॉक्टर और सिविलियन का क्या होना चाहिए सर? सबसे पहले तो सरकार की तरफ से देखें तो ये दायित्व होना चाहिए कि जो भी एरियाज़ हैं अलग अलग डिफरेंट एरियाज़ में डायबिटीज़ के कैंप वगैरह होने चाहिए, सो दैट डायबिटीज़ के पेशेंट की स्क्रीनिंग हो पाए, जनरल पॉपुलेशन की स्क्रीनिंग हो पाए कि इसमें कितने पेशेंट डायबिटीज़ के हैं और कितने पोटेंशियली प्री डायबिटिक पेशेंट। राइट सर। स्क्रीनिंग के हिसाब से ही उनको आगे ट्रीटमेंट के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए और जो मन में उनका डर है वो समाप्त हो, कि ये कंट्रोल हो सकता है। इसलिए एक केवल डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं, इसके लिए एक तरह से कैंपेन होनी चाहिए, कैंपेन चलनी चाहिए कि डिजीज को आइडेंटिफाई करे, डायबिटीज को आइडेंटिफाई करे, कैटेगराइज करे और उनको प्रेरित करे कि लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए, एक्सरसाइज किस तरह की होनी चाहिए और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसको हम किस तरह से डील करेंगे। और अल्टीमेटली फिर आता है मेडिकल रिहेबिलिटेशन। मेडिकल रिहेबिलिटेशन में ये है कि पेशेंट्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा हैं, शुगर भी कंट्रोल हो नहीं है तो शुगर को तो कंट्रोल करना ही करना है। बाकी जैसे रिहेबिलिटेशन में आ जाता है कि अगर आइज़ में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज प्रॉपर हो और उसका इलाज प्रॉपर होने के बाद भी वो चीज़ डैमेज हो रही है अगर तो फिर रिहेबिलिटेशन उसको बोलते हैं, उससे कि वो होता है टर्शरी केयर, वो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर साहब ये बस मैं आपकी तरफ से चाहता हूँ कि एक बात पहुँचे कि अगर डायबिटीज होता है तो घबराए नहीं, इलाज संभव है। जी बिल्कुल, इलाज भी पूरी तरीके से संभव है और हमारे कंट्री में जो मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट है वो भी सब अवेलेबल